क्या हुआ था उस रात को, क्या मुश्किलें उन्होंने झेली पिछले 33 सालों से, इस पूरी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही अंडरस्टेटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव पुलिस ऑफिसर SM सहाय सर, जिनका जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को सिस्टमेटिकली कम करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं टीकालाल टिपलू के बेटे आशुतोष टिपलू जी। इस नाम से तो सभी वाकिफ हैं, आप कश्मीर की बात करिए और टीकालाल टिपलू जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आशुतोष जी, अभी तक हम लोग कश्मीर के बारे में सुनते आते हैं, इतने सालों से मीडिया में पढ़ते आ रहे हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं, मूवीज भी बनी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी हकीकत है उसमें? आपने तो उसे जिया है, उसे देखा है, महसूस किया है, असलियत क्या है दरअसल? देखिए, असलियत बहुत सीधी सी है। 1986 में एक प्रयास किया गया, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर पहला हमला हुआ। हमारे मंदिरों की मूर्तियों को उठा के पानी में फेंका गया, झेलम नदी में फेंका गया। हमारे शिवलिंगों का बड़ा उन्होंने पत्थरों से तोड़ दिया, उसको हथौड़ों से तोड़ दिया। कश्मीरी हिंदुओं के 2-3 लोगों की हत्या भी कर दी गई 1986 में। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी उस समय, और हमारे देश की सरकार को ये बताया गया। कश्मीरी पंडितों ने, टीकालाल टिपलू की वो एक फुटेज हमें नहीं मिल पाई क्योंकि कश्मीर दूरदर्शन में आग लगी थी। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे मिस्टर चौहान, जब उन्होंने कहा कि नहीं कश्मीर के हालात कंट्रोल में ठीक हैं, तो टीकालाल टिपलू जी ने उनका कॉलर पकड़ा था और बोला था कि आप ये गलत मैसेज क्यों पहुंचाते हो सेंटर में, यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। अगर उस समय देश की सरकार जाग उठती तो शायद ये आतंकवाद 1990 और 1989 में जो बढ़ा वो नहीं होता था। सर, आप तो वहाँ इतने सालों तक रहे हैं, आपने भी ये पूरी चीज़ें सुनी। आपको क्या लगता है क्या मुख्य कारण है इसका? इतना बड़ा पलायन हुआ, टीकालाल टिपलू जी का, उनकी हत्या की गई, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए कि क्या होने वाला है। असल में जो आज बहुत इस्तेमाल करते हैं शब्द, जैसे कहते हैं रेडिकलाइजेशन, उसको मेरे ख्याल से पहचानने में लोगों ने समय लगाया। जब से भारत का विभाजन हुआ है तब से पाकिस्तान की ये हमेशा कोशिश रही थी कि कश्मीर के अंदर ये उत्पाद पैदा करें, और उनका निरंतर प्रयास रहा। 1947-48 में भी रहा, 1965 में भी रहा, और फिर अंत में जाके ये 1979-99 में जाके कामयाब हुए। और वहाँ पे आतंकवाद को फैलाने में काफ़ी उनको सफलता मिली क्योंकि उनने अपने भी तरीक़ेकार कुछ बदला। लेकिन सर, आपको नहीं लगता 1989 में जो हालात बने, कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है? इंटेलिजेंस की भी वहाँ से भी कमी हुई, मतलब हम समझ नहीं पाए कि ये होने वाला है। मेरे ख्याल से इसमें दोष मैं सिस्टम को नहीं दूंगा, क्योंकि जो होने वाला था हमारे उस ज़माने में एक मिर्ज़ा हमीद इकबाल लिखे SP हुआ करते थे, और उन्होंने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी थी इस बारे में कि ऐसा होने जा रहा है। मगर उनकी उस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर शायद की होती तो करते। तो कभी कभी ऐसा होता है प्रशासन में कि जो लोग ऊपर बैठे होते हैं उनको समझ नहीं आती बात को। अब ये तो एक ह्यूमन फेलियर की बात कह सकते हैं, मगर है इट्स अ प्रोफेशनल फेलियर। ऐसा डैमेज हुआ कि मतलब आज तक उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ये बात सही है, क्योंकि किसी भी सरकार, किसी भी प्रशासन का मुख्य जो दायित्व होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो लोगों की जान और माल को बचाना। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दें, वो एक्सप्लेनेशन कभी मतलब पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रिजल्ट उसका यही है कि भाई वहाँ से पलायन हुआ, लोगों की हत्या हुई, उनकी प्रॉपर्टीज डैमेज हुई। ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज जिसको कहते हैं, मतलब पूरी तरह से जो नुकसान हुआ, हर तरह से, मतलब लोगों की जानें गई, लोगों के घर चले गए, लोग बेघर हो गए, मतलब आपके पास कुछ जीविका का साधन नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। उसका जो इम्पैक्ट था वो शायद इतना ही नहीं था कि लोगों की जान और माल गई, बिल्कुल उससे कहीं ज़्यादा था। सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हुई। और मतलब हम अगर कहें तो जो हम कहते हैं कश्मीर भारत का सर है, वो सर इसलिए नहीं क्योंकि वो नक्शे के ऊपर एक सर की तरह नजर आता है, मगर कश्मीर जो है वो भारत की सभ्यता का केंद्र था। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे जितनी भी साइंस, मेडिसिन, इंक्लूडिंग योग, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, सब वहीं से निकल के आई थी। आशुतोष जी, आपने जन्नत को जहन्नुम बनते देखा है। क्या आप लोगों को भी लगता था वहाँ पे जो मुसलमान थे और आप हिंदू थे, क्या उस समय भी कुछ वो दूरियां दिखती थी, या एक अच्छा माहौल था और ये धीरे धीरे हालात बदलते गए? छोटी मोटी दूरियां तो हमेशा किसी भी दो समुदाय में रहती हैं, लेकिन
ये इमेजिन करना कि कश्मीरी मुसलमान वहाँ पे घन कल्चर में आएगा, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ के मुस्लिम का जो इतिहास है उसमें वो डंडा भी नहीं उठाते थे, ज़्यादा हो गए, एक दो गालियाँ निकाल दी, छोटे मोटे झगड़े हुए। बट ये कि ये इमेजिन करना कि वो बंदूक उठाएंगे और बंदूक चलाएंगे और ऐसे समझ, जैसे साहिब साहब ने भी कहा कि एक एजुकेशन बहुत बड़ा सोर्स था कश्मीरी पंडित वहाँ पे उनके बच्चों के लिए भी, उन्होंने वो खोया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा अभी कि कश्मीर भारत का एक सर है, बिल्कुल, उस सर को बचाने के लिए जितनी भी कोशिश, जितनी भी कुर्बानियाँ एक कश्मीरी पंडित दे सकता था वो हर इस समाज ने दिया। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद